तो चलिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को हम विस्तार से पढ़ेंगे। ऋग्वेद के मंत्रों के अध्ययन से इस बात का स्पष्टीकरण होता है कि उनकी रचना भिन्न भिन्न कालों तथा भिन्न भिन्न स्थानों में हुई है। अतः उसके मंत्रों में भाषा की एक रूपता का भाव पाया जाता है। इसका मूल कारण देश और काल भेद है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिनमें प्रथम तथा 10वें मंडल के मंत्रों की भाषा अपेक्षाकृत बाद की है। ऋग्वेद की रचना छंदोबद्ध है, इसीलिए इसे छंदस भी कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य में हुई है, अतः वेदों की अपेक्षा ब्राह्मण ग्रंथ का महत्व अधिक है, क्योंकि गद्य से किसी भाषा की वाक्य रचना प्रक्रिया का परिज्ञान होता है। ब्राह्मण ग्रंथों, प्राचीन उपनिषद तथा सूत्र ग्रंथों का अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी भाषा का क्रमशः विकास हुआ है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को कालक्रम के अनुसार 2 विभागों में विभाजित किया गया है, जो मैंने आपको बताया था ऊपर शॉर्ट तरीके से, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक साहित्य के अंतर्गत संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन चारों की गणना होती है। संहिता से उपनिषद तक के विकास भावधारा की दृष्टि से ही नहीं, अपितु भाषा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह अंतर शताब्दियों में ही संभव हुआ होगा। अगला है प्राचीन भारतीय जो आर्य भाषा के अंतर्गत वैदिक तथा लौकिक संस्कृत की गणना होती है। संस्कृत शब्द को कभी कभी दोनों का बोधक माना जाता है और कभी कभी केवल लौकिक संस्कृत का। वैदिक भाषा से ही लौकिक संस्कृत का विकास हुआ है। संस्कृत की स्थिति को समझने के लिए खड़ी बोली का उदाहरण लिया जा सकता है। खड़ी बोली मेरठ के आसपास के कुछ जिलों की बोली है, किंतु राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक आदि कारणों से अन्य बोलियों की तुलना में बहुत आगे निकल गई और आज संपूर्ण भारत की राष्ट्रभाषा बन गई है। इसी तरह संस्कृत भी समसामयिक इतर भाषाओं की तुलना में अधिक आगे निकल गई और भारत की सांस्कृतिक भाषा बन गई। किंतु जो भाषाएं उस समय जनसाधारण में प्रचलित रही होंगी, उनका विकास अवरुद्ध नहीं हुआ होगा। उनसे भारत की अनेक वर्तमान भाषाओं का विकास हुआ होगा। संस्कृत शब्द से वैदिक का भी बोध होता है, किंतु उससे भेद दिखाने के लिए संस्कृत के पहले लौकिक विश्लेषण लगा दिया जाता है। संस्कृत उस समय की शिष्ट भाषा थी, जो बोलचाल के अतिरिक्त साहित्य रचना का भी माध्यम थी। उसमें अभिव्यंजना की कुछ ऐसी विशेषताएं आ गई हैं कि हजारों वर्षों बाद भी वह आज अपनी महत्ता बनाए हुए हैं। अगर आपको इसका पूरा PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको भेज दूंगी। इसमें पूरा विस्तार से मध्यकालीन आर्य भाषा ही प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की द्वितीय अवस्था है। इसका काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। इसे प्राकृत काल भी कहते हैं। इसके 3 स्तर हैं, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत यानी पाली, इसका काल 500 ईस्वी पूर्व से ईस्वी सन के आरंभ तक माना जाता है। इसके अंतर्गत पाली और अशोक के अभिलेख आते हैं, यानी जो अशोक के शिलालेख मिले हैं वो पाली भाषा में मिले हैं। प्राकृत भाषा की उत्पत्ति को लेकर विद्वान एकमत नहीं है। इस संबंध में 3 मत उपस्थित किए गए हैं। संस्कृत से प्राकृत की उत्पत्ति हुई है, जैसा कि हेमचंद्र ने कहा है। प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम ततः आगतम वा प्राकृतम, अर्थात संस्कृत मूल है और उससे जो उत्पन्न हुई उसे प्राकृत कहते हैं। यानी जो संस्कृत है मूल संस्कृत है, इससे ही प्राकृत भाषा उत्पन्न हुई, नहीं पाली उत्पन्न हुई। इस मत के अनुसार संस्कृत में रूप परिवर्तन होने से प्राकृत की उत्पत्ति हुई। दूसरा मत यह है कि प्राकृत का ही संस्कार कर संस्कृत का निर्माण हुआ। इसकी पुष्टि स्वयं संस्कृत शब्द से होती है। जिसका संस्कार हुआ हो वह संस्कृत है। इस मत के समर्थक कहते हैं
प्रकृत्या स्वभावेन सिद्धम प्राकृतम, अर्थात जो स्वभाव सिद्ध हो वह प्राकृत है। कहने का तात्पर्य है कि स्वाभाविक, सहज या साधारण भाषा प्राकृत है। उदाहरण स्वरूप तुलसीदास ने उन्हें प्राकृत जन गुण गाना कहा है। यहाँ प्राकृत शब्द का प्रयोग उन्होंने साधारण के अर्थ में ही किया है। तीसरा मत यह है कि न तो संस्कृत से प्राकृत उत्पन्न हुई और न प्राकृत से संस्कृत, दोनों का पृथक पृथक स्वतंत्र रूप में विकास हुआ। संस्कृत के समानांतर जो जनभाषाएं थीं उन्हीं का विकसित रूप प्राकृत है। ये कवियों द्वारा कहे गए हैं, इसको आप स्किप कर सकते हैं।